फड्ढय संखाहि गुणम जहन्नवग्गम तु तत्थादि विद्यादि वग्गणानम वग्गा अविभाग अहियकमा। पड्डय संखाहि गुणम जहर्णवग्गम तु तत्थादि विद्यादि वग्गणानम वग्गा अविभाग अहियकमा। वंदना दीदी। अच्छा है, शुद्ध है आपका भी एकदम। क्या कह रहे हैं? जघन्य वर्ग को अपने अपने स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर फड्ढय संखाहि गुणम जहन्नवग्गम, यानी जघन्य वर्ग को अपने अपने स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर तत्थादि उस स्पर्धक की पहली वर्णा का प्रमाण होता है। आदि मतलब पहली वर्णा का प्रमाण होता है। और विद्यादि वग्गणानम, और दूसरी आदि वर्णा क्रम से वर्ग में अविभाग अहियकमा, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर होती है। अब शक्ति अपेक्षा वर्णन। जघन्य वर्णा के एक वर्ग में सबसे जघन्य शक्ति पाई जाती है। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा। वर्गणा कहते हैं। तो जो जघन्य वर्णा है, जघन्य वर्णा मतलब पहली वर्णा, उसी को जघन्य वर्णा कहते हैं। तो जघन्य वर्णा का जो एक वर्ग है, यानी कि एक प्रदेश है, उसमें सबसे जघन्य शक्ति पाई जाती है। उसको संदृष्टि में 8 माना। ये संदृष्टि दिख रही है, ये 8 है। और अगली वर्णा के इससे बाद वाली जो वर्णा है, ये तो पूरा स्पर्धक है। एक ये स्पर्धक किसे कहते हैं? वर्णाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो ये पहली वर्णा, दूसरी वर्णा, तीसरी वर्णा, चौथी वर्णा, 4 वर्णाओं के समूह को एक प्रथम स्पर्धक कहा। तो अगली वर्णा के एक वर्ग की शक्ति इससे एक अधिक पाई जाती, तो ये एक अधिक हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर अगली वर्णा के एक वर्ग की शक्ति इससे अधिक पाई जाती है, तो इस संदृष्टि में क्या हो गया? 10। ऊपर की पहले की संदृष्टि में 9, उससे भी पहले के में 8। ऐसे एक स्पर्धक की प्रत्येक वर्णा के एक एक वर्ग की शक्ति एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ाना। उदाहरण में एक स्पर्धक की वर्णा कितनी मानी है? 4 मानी है। यह स्पर्धक इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब द्वितीय स्पर्धक, ये दूसरा स्पर्धक है। तो द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्णा के एक वर्ग की शक्ति जघन्य वर्ग से दुगनी होती है। ये 8 था ना, तो इससे कितनी हो गई? दुगनी हो गई। सूत्र क्या है? स्पर्धक के जघन्य वर्ग की शक्ति बराबर जघन्य वर्ग गुणित स्पर्धक की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? स्पर्धक के जघन्य वर्ग की शक्ति, तो 16 हो गई। द्वितीय स्पर्धक की जघन्य शक्ति कितनी है? 8 गुणित 2 बराबर 16। इसके पश्चात अगली वर्णा के वर्ग एक एक शक्ति से बढ़ते हैं। दूसरी वर्णा का 17 हो गया, तीसरी वर्णा का 18 हो गया, चौथी वर्णा का 19। तो 4 वर्णाओं का एक स्पर्धक होता है, तो फिर ये दूसरा स्पर्धक बन गया। तृतीय स्पर्धक की शक्ति कैसे हो जाएगी? जघन्य शक्ति 8 गुणित 3 बराबर 24 हो जाएगी। चतुर्थ स्पर्धक की जघन्य शक्ति 8 गुणित 4 बराबर 32 हो जाएगी। ऐसे क्रम से असंख्यात स्पर्धकों में शक्ति बढ़ती बढ़ती जानना। क्यों? असंख्यात स्पर्धकों के समूह को क्या कहते हैं? गुणहानि कहते हैं। तो तृतीय स्पर्धक ऐसे बना 24, 25, 26, 27। ये 4 वर्णाओं के समूह का तीसरा स्पर्धक। फिर इसी प्रकार 8 चौके 32 से शुरू किया इसका चौथे स्पर्धक को, तो 32, 33, 34, 35 4 वर्णाओं का समूह, ये चौथा स्पर्धक हो गया। और 5वें स्पर्धक की 4 वर्णाएं कौन सी हैं? 8 पंचे 40, 5 का गुणा किया था, 40, 41, 42, 43। इस प्रकार से स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहते हैं। एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में शक्ति बढ़ती जाती है, पर प्रदेशों का प्रमाण कम होता जाता है। देखो, पहली वर्णा के प्रदेश कितने हैं? 256, ठीक है। और दूसरी वर्णा के प्रदेशों का प्रमाण कितना हो गया? 240। एक 6 घट गया, 16। तो ये प्रदेशों की संख्या कम गई, लेकिन शक्ति कितनी थी? पहली वर्णा की 2048 और दूसरे की कितनी हो गई? 2160। तो शक्ति तो बढ़ती है और प्रदेश घटते हैं। वहाँ पर परमाणु कहते थे।
जो शक्ति कम हुई वो गुणहानि की शक्ति कम हुई। हाँ, गुणहानि, इसके समूह का नाम गुणहानि है। शक्ति का गुणहानि जो है ना, गुणहानियों की जो शक्ति है उसी का नाम फिर योग स्थान हो जाएगा। गुणहानियों के जो समूह है उसका जो शक्ति समुदाय है उसी का नाम फिर योग स्थान हो जाएगा। नहीं, ये 256 से 240 हो गए। हाँ, तो ये गुणहानि है। नहीं, ये गुणहानि नहीं है। गुणहानि तो यहाँ पे जाके पूरी होगी, 8 समय की एक गुणहानि 144 में। अच्छा, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक एक गुणहानि। ये सिर्फ इसकी शक्ति है। इतने प्रदेशों की शक्ति कितनी है? 256 प्रदेशों की शक्ति 2048 है। 240 प्रदेशों की शक्ति कितनी है? 2160। ऐसे इनकी शक्ति बता रहे हैं, गुणहानि नहीं है। ठीक है, तो ये प्रथम गुणहानि की टोटल शक्ति है 20,416। ठीक है, तो गुणहानि अपन ने पढ़ा था ना, किसे कहते हैं योग स्थान? किसी को याद है? बताओ सोच के। योग स्थान पूछा था ना किसी ने हमसे, फिर हमने कहा था कि ये आ गया। सरोज भाभी ने पूछा था। दीदी, जो परिणाम बढ़ते भी हैं घटते भी स्थिर रहते हैं योग परिणाम कहते हैं? नहीं, शक्ति के सब गुणहानियों में स्थित शक्तियों का समुदाय एक योग स्थान कहलाता है। सब गुणहानियों में स्थित, जितनी गुणहानि ना मतलब नाना गुणहानि, नाना गुणहानियों में स्थित जो शक्ति का समुदाय है। एक गुणहानि की शक्ति कितनी हो गई? 20,416। दूसरी गुणहानि की कितनी हो गई? 23,008। तो इसी प्रकार जब नाना गुणहानि हमारे पास कितनी? 5। तो 5 गुणहानि में जितनी मिलाकर के शक्ति हो जाएगी उस समुदाय का नाम एक योग स्थान कहलाता है, क्योंकि नाना गुणहानि का समूह ही एक योग स्थान है। ठीक है, तो उसकी नाना गुणहानि बराबर एक योग स्थान होता है। तो नाना गुणहानि का मतलब क्या होगा? नाना गुणहानि में जितनी शक्ति है उतना बड़ा एक योग स्थान होता है। तो यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी गुणहानि कैसे निकालेंगे? दीदी मैं योग स्थान की परिभाषा एक एक करके बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए शशि। हाँ बोलिए। दीदी मैं कह रही थी, इसको लाइफ में प्रैक्टिकल वे में कैसे समझते हैं, कैसे समझ सकते हैं? बस वही, योग किसे कहते हैं, फिर योग किसे कहते हैं ये तो पता है ना। दीदी एक बार परिभाषा बता दीजिए। हाँ, परिभाषा लिख लो। सब गुणहानियों में स्थित शक्तियों का समुदाय एक योग स्थान कहलाता है। आगे आएगा इसी में, लेकिन ये पुस्तक आप लोगों के पास नहीं है इसलिए लिख लो। सब गुणहानियों में स्थित शक्तियों का समुदाय एक योग स्थान कहलाता है। अब जैसे हमने देखा, पहली गुणहानि की कुल शक्ति देखी, फिर ये दूसरी गुणहानि है। दूसरी गुणहानि की कुल शक्ति कितनी है? 23,008। ठीक है, फिर ये तृतीय गुणहानि, तीसरी गुणहानि की 17,904। फिर चौथी गुणहानि की 12,152। पांचवी गुणहानि की 7,676। तो ये सारी शक्तियाँ मिला दो इतनी, तो ये जो टोटल होगा ना, इतने का एक योग स्थान बनेगा। तो मतलब योग स्थान में आत्मा की शक्ति बताई जा रही है कि कितनी है एक योग स्थान में। जब आत्मा की शक्ति इतनी बड़ी हुई, नाप ली जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रदेशों में इतनी शक्ति है, तो वह एक योग स्थान की परिभाषा बन जाएगी। फिर ऐसे योग स्थान कितने हैं? तो श्रेणी बटे असंख्यात, श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। तो ये सब गुणहानियाँ समझ में आ गई। ये फिर से देखना है। पहली गुणहानि तो यहाँ पूरी हो गई। दूसरी गुणहानि में क्या हुआ? यहाँ 16 की जगह 8 का चय घटेगा, है ना। तो 128 में से 8 गए 20, 20 में से 8 गए 112, 112 में से 8 गए 104, ऐसे 8 घटाया। फिर शक्ति जो है ये 24, 25, 26, 27 ऐसे बढ़ती जा रही है। 128 जहाँ पर पहली वर्गणा है उसकी शक्ति 24 है, दूसरी वर्गणा की शक्ति 25 है। तो ये शक्ति तो बढ़ती जाती है और प्रदेशों की संख्या घटती जाती है। इसी प्रकार ये तीसरी गुणहानि का जय घटकर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो पहली वर्गणा इसकी 64 है और 64 की शक्ति कितनी है? 40, 60 की 41,
फिर 56 की 42, शक्ति बढ़ती हुई दिखाई जा रही है यहाँ पर भी, है ना। इसी प्रकार चौथी गुणहानि, चौथी गुणहानि में चय 2 हो गया, 32, 30, 28, 26, और यहाँ पर भी ये टोटल दीदी जैसे ये 32 लिया चौथी गुणहानि में, 32 प्रदेश की संख्या 56 तक थी, तो ये कैसे निकला 1792? ये उसी से निकला 1792, तो ये कुल शक्ति बता रहे हैं, है ना, कुल शक्ति बता रहे हैं। 56 का गुणा करने से, हाँ, गुणा अच्छा, नहीं किया, 32 56 का गुणा नहीं गुणा नहीं किया, पहली गुणहानि की शक्ति देखो यहाँ से, कुल शक्ति, इसकी कुल शक्ति, ये सब शक्ति जुड़ती चली जा रही है, पहली से लेकर दूसरी, दूसरी से लेकर तीसरी, तीसरी में चौथी, पांचवी, ऐसे कुल मिलाकर के शक्ति बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई। अब इसका गुणा करके देख लेना निकलती है कि नहीं। 16 दूनी 32, 3, 16 सत्ते 112, 115 गुणा हो रहा है इसका, 16 में 72 में 16 का गुणा हो रहा है, तो कुल शक्ति निकल रही है 1152। इसी प्रकार 83 में 9 तिया 27 और 9 72 और 2 74, इसका इसमें गुणा हो रहा है, हाँ गुणा हो रहा है, गुणा से ही निकल रहा है, सब शक्ति गुणा से निकल रही है। इसकी शक्ति 31 क्रम से यहाँ घटती हुई बताए, कुल शक्ति इतनी होती है, वही है, गुणा से निकाल लिया, ठीक। अब ये टोटल शक्ति बता दी इतनी, शुरू से लेकर आखिरी तक। जघन्य योग स्थान किसे कहते हैं, ये आ गया आपकी परिभाषा, यहाँ से हमने लिखवाई। ऐसे ही दूसरे तीसरे आदि स्पर्धकों में क्रम से ले जाना, इन सब गुणहानियों में स्थित शक्तियों का समुदाय एक योग स्थान कहलाता है। जो हमने इतनी सारी गुणहानियाँ देखी ना, कितनी गुणहानियाँ देखी, 5। तो 5 गुणहानियों में जो शक्ति का समुदाय हमें मिला, वो टोटल एक योग स्थान कहलाता। मतलब योग स्थान भी एक शक्ति का माप है, शक्ति को नापने का मेजरमेंट है। इतनी शक्ति हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, योग स्थान कहेंगे, ठीक है। ऐसे समझना कि इतनी शक्ति जब हमें जहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, उतनी शक्ति का समूह एक योग स्थान कहलाएगा। यह सबसे जघन्य योग स्थान है। इससे बढ़ती शक्ति वाले योग स्थान आगे पाए जाते हैं। जघन्य योग स्थान और वास्तविक संख्याएं। अब देखो देखो प्रथम वर्ण कैसे निकालते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया बच्चे से सूत्र? जी दीदी, बताओ कोई भी। 1.5 गुणहानि, हाँ। जीव प्रदेश में क्या किया, डिवाइड किया, क्या किया, डिवाइड किया ना, 1.5 गुणहानि से 1.5 गुणहानि का भाग दिया, तो क्या निकल के आ गया, पहली वर्णा निकल करके आ गई, ठीक है। और चय कैसे निकाला, प्रथम वर्ग ना डिवाइडेड बाय 2 गुणहानि, हाँ 2 गुणहानि। तो इसको कैसे लिखेंगे, जीव प्रदेश को लोक प्रमाण, जीव प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण है। और 1.5 गुणहानि को कैसे लिखेंगे, 1.5 तो ये हो गया, और गुणहानि श्रेणी बटे असंख्यात। गुणहानि का प्रमाण कितना है, श्रेणी बटे असंख्यात बटे असंख्यात, असंख्यात गुणित असंख्यात, है ना। तो ये हमने गुणहानि को लिखा है ऐसा। और चय को कैसे लिखेंगे, प्रथम वर्ण ये है हमारे पास, जगत प्रतर गुणित असंख्यात बटे श्रेणी, है ना। नहीं, जगत प्रतर गुणित असंख्यात बटे श्रेणी में क्या करना है, 2 गुणित असंख्यात असंख्यात का भाग देना है, हाँ। जगत प्रतर गुणित असंख्यात असंख्यात बटे श्रेणी में 2 गुणित असंख्यात असंख्यात का भाग देना है। मतलब असंख्यात असंख्यात में 2 का और गुणा हो जाए, तो ये निकल के आएगा अपना चय। फिर जगत प्रतर गुणित असंख्यात और असंख्यात श्रेणी, इसी को संदृष्टि में ऐसे लिखा जाता है, जगत प्रतर गुणित असंख्यात असंख्यात, इसी को संदृष्टि में ऐसे लिखा जाता है, असंख्यात श्रेणी, ऐसा लिख दिया। प्रथम स्पर्धक की शक्ति, इसका तात्पर्य है कि जगत श्रेणी गुणित असंख्यात प्रदेशों में जघन्य शक्ति होती है। प्रथम स्पर्धक की शक्ति का मतलब क्या है कि जगत श्रेणी में असंख्यात का गुणा करो, उतने प्रदेशों में जघन्य शक्ति होती है। मतलब ऐसे ऐसे कितने प्रदेश हैं जिनमें जघन्य शक्ति पाई जाती है आत्मा के। आत्मा के टोटल प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, हाँ असंख्यात लोक प्रमाण, है ना, लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। तो ऐसे उन असंख्यात प्रदेशों में ऐसे कितने प्रदेश हैं जिनमें जघन्य शक्ति पाई जाती है। तो बताया कि जगत श्रेणी में असंख्यात का गुणा करो,
जितना आए उतने प्रदेश ऐसे हैं जिनमें जघन्य शक्ति पाई जाती है। फिर प्रथम वर्णा में से एक चय कम करने पर द्वितीय वर्णा आती है। जैसे 16 कम किया अपन ने 256 में से, है ना, तो दूसरी वर्णा आ गई। और फिर द्वितीय वर्णा में एक अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति अधिक होती, शक्ति को हमने बढ़ा दिया था, ठीक है। इससे एक चय कम प्रदेशों में अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्ति होती है। इस प्रकार प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्णा तक जानना। द्वितीय आदि स्पर्धकों की शक्ति। इसके पश्चात द्वितीय स्पर्धक की आदि वर्णा प्रमाण प्रदेशों में जघन्य वर्ग गुणित 2 शक्ति होती है, मतलब जघन्य वर्ग से दुगनी। द्वितीय स्पर्धक की पहली वर्णा कैसे निकालेंगे? तो जो जघन्य वर्ग हमारा था पहली वर्णा का, उसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्णा का प्रमाण निकल करके आ जाएगा। इससे एक कम चय प्रदेशों में एक अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति अधिक होती है। इस प्रकार क्रम से द्वितीय स्पर्धक की अंतिम वर्णा तक जानना। तीसरे स्पर्धक में भी चयहीन क्रम से द्रव्य और बढ़ती हुई शक्ति माना। सब जगह द्रव्य तो घटेगा, ऐसा त्रिकोण रचना बनती चली जाएगी और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। ऐसा करते हुए यानी प्रदेश दीदी प्रदेश कम होंगे और शक्ति बढ़ेगी। बस प्रदेश लेना, उससे हर जगह प्रदेश ही लेना। तो ऐसा करते हुए जब प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्णा के प्रमाण से आधा प्राप्त हो जाता है, देखो अब गुणहानि की परिभाषा आ गई। ऐसा करते करते जब पहला स्पर्धक जो है ना उसकी प्रथम वर्णा के प्रमाण से आधा प्रमाण प्राप्त हो जाए, पहले स्पर्धक की प्रथम वर्णा जो है 256 उससे आधा हो जाए। 256 का आधा कितना होता है? 128 जहाँ पर हो जाए तो वहाँ पहली गुणहानि समाप्त हो जाएगी और दूसरी गुणहानि प्रारंभ हो जाएगी। तब चय का प्रमाण भी 16 के बदले कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये गुणहानि का स्वरूप है, गुणहानि की परिभाषा है कि जहाँ पर प्रदेशों का प्रमाण आधा हो जाता है वहाँ पर एक गुणहानि समाप्त हो जाती है और वहीं जाकर के चय का प्रमाण भी आधा हो जाता है। तो मतलब वहाँ जितने प्रदेश हैं वहाँ पर जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसी का नाम एक गुणहानि है। पहली गुणहानि जहाँ समाप्त होती है उस स्थान में जितने प्रदेश प्राप्त होते हैं आत्मा के और उनमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसी का नाम एक गुणहानि। ऐसे प्रत्येक गुणहानि में द्रव्य आधा आधा और शक्ति यथायोग्य बढ़ती जाती है। अब आ गया ना अच्छे से समझ में? और पढ़ते चले जाएंगे तो और आता चला जाएगा, चिंता मत करिए। जी जी। अब अगली गाथा 230। दीदी ये जो योग अपन जो योग की बात चल रही है वो मन वचन काय वाला योग नहीं, है? अभी योग को बिल्कुल मत लो, वो नहीं है यहाँ पर, उससे ही संबंधित है। लेकिन यहाँ पर योग स्थान है और योग स्थान हमने परिभाषा बता दी किसे कहते हैं। सब गुणहानियों में स्थित शक्तियों के समुदाय का नाम एक योग स्थान है ना, शक्ति का समुदाय। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शक्ति पढ़ रहे हैं। अभी हम कर्म जो है, कर्म में फल देने की शक्ति होती है ना, तो शक्ति की बात पढ़ रहे हैं, है ना। तो शक्ति का ही वर्णन है यहाँ पर, अभी परिस्पंदन का वर्णन नहीं है ना। अब गाथा नंबर 230। अंगुल असंख्य भाग पमाण मेतवर फड्डया वड्ढी अंतर छक्कम मुच्चा अवरठाणादु उक्कसम। अंगुल असंख्य भाग पमाण मेतवर फड्डया वड्ढी अंतर छक्कम मुच्चा अवरठाणादु उक्कसम। अंतर छक्कम मुच्चा मतलब 6 अंतर स्थानों को छोड़कर, अवरठाणादु उक्कसम जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत। 10 मिनट बचे हैं। सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, अंगुल असंख्य भाग प्रमाण यानी सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक अवर फड्डया वड्ढी जघन्य स्पर्धकों की वृद्धि क्रम से जानना। अर्थात एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में पूर्वोक्त प्रमाण स्पर्धक बढ़ते हैं, इसी प्रकार तीसरे आदि स्थानों में भी ऐसा ही क्रम जानना। द्वितीय योग स्थान कैसे आएगा? तो जघन्य योग स्थान में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनमें क्या करना है? सूच्य अंगुल बटे असंख्यात गुणित जघन्य स्पर्धक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है। उदाहरण देखो, माना जघन्य योग स्थान 1,80,000 है, इसी को जघन्य स्पर्धक के रूप में परिवर्तित करते हैं तो 2250 शक्ति का एक जघन्य स्पर्धक है, ये त्रैराशिक है।
मान लो या जबकि 2250 शक्ति का एक जघन्य स्पर्धक है तो 1,80,000 शक्ति के कितने जघन्य स्पर्धक होंगे? तो जबकि के पास वाली संख्या नीचे चली जाती है तो 1/2250 गुणित 1,80,000 बराबर कितने निकल के आ गए? 80 जघन्य स्पर्धक, यानी जघन्य योग स्थान में 80 जघन्य स्पर्धक पाए जाते हैं। दूसरे योग स्थान में कितने होंगे? तो सूच्यंगुल बटे असंख्यात प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं। उदाहरण देते हैं, माना कि सूच्यंगुल बटे असंख्यात बराबर 2 है, ठीक है, तो जघन्य स्पर्धक बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है तो 80 धन 2 बराबर 82 जघन्य स्पर्धक बराबर द्वितीय योग स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय योग स्थान में ही इतने ही जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं, 82 धन 2 बराबर 84 जघन्य स्पर्धक बराबर तृतीय योग स्थान। इसी प्रकार 6 अंतरों को छोड़कर सभी योग स्थान एक सदृश वृद्धि से बढ़ते हैं। जघन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रत्येक योग स्थान में जघन्य स्पर्धक गुणित सूच्यंगुल बटे असंख्यात शक्ति की वृद्धि होती है। द्वितीय योग स्थान में 2 जघन्य स्पर्धक बढ़े तो 2 गुणित 2250 बराबर 4500 शक्ति। 1,80,000 में हम क्या करेंगे? 4500 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 1,84,500। तृतीय योग स्थान में 1,84,500 में 4500 और जोड़ दिया तो 1,89,000 आ गया। इस प्रकार से ये गणित यहाँ पर समझने का बस है, याद रखने की जरूरत नहीं है। गाथा नंबर 231 समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सरिसा यामेणुवरिम सेडी असंख्य भागठाणानि चडिदेक्यमपुवं फड्डयमिह जायते चैदो। सरिसायामेणुवरं सेडी असंख्ये भागठाणानि चडिदेक्यमपुवं फड्डयमिह जायते चैदो। चडिदेक्यमपुवं समान आयाम के धारण करने वाले सरिसायाम यानी समान आयाम के धारण करने वाले, उससे ऊपर सरिसा यामेण उवरिम, उससे ऊपर धारण करने वाले सर्वजघन्य योग स्थान के ऊपर चय प्रमाण की उत्तरोत्तर क्रम से वृद्धि करने, चय 2 यानी चय प्रमाण की उत्तरोत्तर क्रम से वृद्धि करते करते क्या होता है? एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। अपूर्वम फड्डय मिह जायदे, कितने स्थान तक चय वृद्धि होने से अपूर्व स्पर्धक की उत्पत्ति होती है? तो कहते हैं त्रैराशिक गणित के हिसाब से उन स्थानों का प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग होता है। ये सबसे सरल है, सब कुछ याद रखने के लिए जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग यहाँ पर हमारे पास एक सुविधा है। कितने योग स्थान जाने पर जघन्य योग स्थान से दुगना योग स्थान आता है? तो कहते हैं 2 जघन्य स्पर्धक बढ़ने पर 1 योग स्थान बढ़ता है। तो 80 जघन्य स्पर्धक बढ़ने पर कितने योग स्थान होते हैं? तो 1/2 गुणित 80 बराबर 40, अर्थात 40 योग स्थान जाने पर दुगना योग स्थान उत्पन्न होता है। जघन्य योग में 80 जघन्य स्पर्धक हैं, दुगने योग स्थान में 80 गुणित 2 बराबर 160 जघन्य स्पर्धक हैं। यह दुगना योग स्थान 40 स्थान आगे जाकर प्राप्त होता है। अब वास्तविक गणित में बताते हैं कितने योग स्थान जाने पर जघन्य योग स्थान से दुगना योग स्थान आता है। वास्तविक गणित और काल्पनिक गणित। काल्पनिक गणित मतलब अंक संदृष्टि, वास्तविक गणित मतलब अर्थ संदृष्टि। तो सूच्यंगुल बटे असंख्यात प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ने पर 1 योग स्थान बढ़ता है। ये त्रैराशिक कर रहे हैं। तो श्रेणी बटे असंख्यात प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ने पर कितने योग स्थान होंगे? तो 1 बटे सूच्यंगुल बटे असंख्यात गुणित श्रेणी बटे असंख्यात बराबर क्या निकल के आया? श्रेणी बटे असंख्यात गुणित सूच्यंगुल बटे असंख्यात स्थान जाने पर 1 योग स्थान प्राप्त होगा। उत्तर वही आ गया, श्रेणी बटे असंख्यात गुणित सूच्यंगुल बटे असंख्यात प्रमाण स्थान जाने पर योग स्थान दुगना होता है। पुनः इससे और दुगने स्थान जाने पर जघन्य योग स्थान से 4 गुना योग स्थान होता है। उदाहरण में 40 गुणित 2 बराबर 80 स्थान जाने पर
योग स्थान 4 गुना होता है, अर्थात 80 गुणित 4 बराबर 320 जघन्य स्पर्धक वाला योग स्थान होता है। इससे और दुगना यानी 80 गुणित 2 बराबर 160 स्थान जाने पर जघन्य योग स्थान से 8 गुना योग स्थान आता है। ऐसे अंतर को छोड़कर उत्कृष्ट योग स्थान की प्ररूपणा क्रमशः करनी चाहिए। एते सिंठाणानम जीव समासाण अवरवर विषयम 84 द्विपदेः अप्पा बहुगम परुवेमो। एदेसिं ठाणाणं जीव समासाण अवरवर विषयं 84 द्विपदेहिं अप्पा बहुगम परुवेमो। रिवीजन भी हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बता दिया है, उसका कारण है ना। तो अब कभी भी क्लास बंद हो सकती है, हम लोग पढ़ते हैं तब तक। ये एदेसिम ठाणानम, ये जो योग स्थान कहे हैं उनमें जीव समासाण 14 जीव समासों के अवरवर विषयम जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा तथा उपपाद आदि 3 प्रकार के योगों की अपेक्षा कितने 84 स्थानों में अब अल्प बहुत्व का कथन करते हैं। तो 3 प्रकार के योग स्थान हैं, पता है हमें, उपपाद योग स्थान और एकांतानुवृद्धि योग स्थान और तीसरा परिणाम योग स्थान। इसमें 14 जीव समास का गुणा किया तो कितना आ गया 42, और उसमें जघन्य उत्कृष्ट के भेद से 2 का गुणा किया तो कितने आ गए 84। तो इन 84 योग स्थानों को घटते से बढ़ते क्रम में आगे कहते हैं। 14 जीव समास के नाम हमें पता है। सुहमग लद्दि जहन्नम तन्निवत्ति जहन्नयम तत्तो लद्ध्ये पुण्युक्कसम बादर लद्धिस्य अवरमदो। सुहमगलद्दि जहन्नम तन्निवत्ति जहन्नयम तत्तो लद्ध्ये पुण्युक्कसम बादर लद्धिस्य अवरमदो। तो सबसे जघन्य उपाद स्थान सबसे थोड़ा किसका है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव का जघन्य उपाद स्थान सबसे थोड़ा है। सुहमग लद्दि जहन्नम इसका सबसे थोड़ा है ना। सबसे छोटा जीव कौन सा है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक ये जीव है। तो इसका जघन्य उपाद स्थान भी सबसे छोटा होता है ना। उपाद स्थान का भी जघन्य भेद ले रहे हैं तो ये सबसे छोटा कहलाएगा। तो ये सबसे थोड़ा है इसका। फिर उससे अधिक किसका है? सूक्ष्म निगोदिया निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव। तो ये जीव इससे बड़ा है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि लब्धि अपर्याप्तक नहीं है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक है, मतलब पर्याप्तक जीव है। तो उसका जघन्य उपाद स्थान इससे पहले वाले से पल्ले के असंख्यातवें भाग गुणा है। और फिर उससे अधिक किसका है? सुहमग लद्दि जहन्नम तन्निवत्ति जहन्नम तत्तो जहन्नयम तत्तो, फिर लद्ध्य पुण्युक्कसम, उससे अधिक सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाद योग स्थान है। अभी जघन्य की बात की थी, अब कौन से में आ गए? उत्कृष्ट उपाद योग स्थान में, तीसरे नंबर में। फिर उससे अधिक बादर लब्धिस्य अवरमदो, बादर लब्धि पर्याप्तक का जघन्य उपाद योग स्थान चौथे नंबर में आ गया। बादर लब्धि पर्याप्तक है ना, लब्धि पर्याप्तक तो है लेकिन सूक्ष्म नहीं है। कौन सा भेद आ गया? बादर आ गया। ठीक है। अब गाथा नंबर 234। निवत्ति सुहम जेठम बादर निवत्ति यस्य अवरन्तु बादर लद्धिस्य वरम बि इंद्रिय लद्धिग जहन्नम। निवत्ति सुहम जेठम बादर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। फिर उससे अधिक सूक्ष्म निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव का उत्कृष्ट उपाद योग स्थान है। उससे अधिक बादर निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य योग स्थान है। निवृत्ति सुहम जेठम मतलब सूक्ष्म निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव का जेठम यानी उत्कृष्ट उपाद योग स्थान है। बादर निवृत्ति से अवरम तु, उससे अधिक बादर निवृत्ति पर्याप्तक का अवरम यानी जघन्य योग स्थान है। उससे बादर लब्धि पर्याप्तक का बादर लब्धि से वरम बादर लब्धि पर्याप्तक का उत्कृष्ट योग स्थान अधिक है। फिर उससे अधिक किसका है? तो बी इंद्रिय लब्धिग जहन्नम, 2 इंद्रिय लब्धि पर्याप्तक का
जघन्य योग स्थान है। गाथा नंबर 235। बादर निवृत्तिवरम निवृत्ति भी इंद्रियस्य अवर मदो एवं बिति बिति तिच तिच चौ विमणो हो दिचौ विमणो। इसके बाद बादर निवृत्ति वरम यानी उससे भी अधिक बादर एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट योग स्थान है। फिर निवृत्ति भी इंद्रियस्य अवर मदो उससे अधिक द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य योग स्थान जानना। उत्कृष्ट के बाद जघन्य। एवं यानी इसी प्रकार लगाना है। बीति बीति तिच तिच। बीति बीति मतलब दो इंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त का उत्कृष्ट, त्रिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त का जघन्य। फिर बीति फिर से द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट, त्रिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य उपाद स्थान। फिर तिच तिच त्रिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त का उत्कृष्ट, चतुरेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त का जघन्य। फिर निवृत्ति त्रिंद्रिय का निवृत्तिया पर्याप्तक त्रिंद्रिय का उत्कृष्ट और निवृत्तिया पर्याप्तक चतुरेंद्रिय का जघन्य। फिर चहु यानी लब्ध्य पर्याप्तक चतुरेंद्रिय का उत्कृष्ट और विमणो लब्ध्य पर्याप्तक असंगी पंचेंद्रिय का जघन्य। फिर होदि चौ विमणो फिर निवृत्तिय पर्याप्तक चतुरेंद्रिय का उत्कृष्ट और निर्वृत्तिय पर्याप्तक विमणो यानी असंगी पंचेंद्रिय का जघन्य उपाद योग स्थान क्रम से अधिक अधिक जानना। गाथा नंबर 236। एक और गाथा ले लेते हैं बस, फिर इसके बाद बंद करेंगे। तह्य असन्नी सन्नी असन्नी सन्निस सन्नि उपवादम सुहमे इंद्रिय लद्धिग आवरम एयंतवर्धिस्य। तह्य असन्नी सन्नि इसी प्रकार उससे अधिक असंगी लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट स्थान और संगी लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य स्थान। उससे अधिक असन्नि सन्निस सन्नि उपवादम असंगी निर्वृत्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट और संगी निर्वृत्य पर्याप्तक का जघन्य स्थान। उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपवाद योग स्थान पल्ली के असंख्यातवे भाग गुणा है। और उससे अधिक सुह में इंद्रिय लब्धिग सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध्य पर्याप्तक का अवरम यानी जघन्य एयंत वड्ढि से एकांतानुवृद्धि योग स्थान जानना। 84 योग स्थान में उपाद योग स्थान कितने हैं? 28। एकांतानुवृद्धि भी 28 और परिणाम योग स्थान भी 28। अब 84 योग स्थान के वर्णन में उपाद योग स्थान के बारे में चार्ट सामने है। इसके आगे कल देखेंगे जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।